बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ और प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दुरूदो सलाम के साथ। आज हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करना है, दैट इज़ रिएक्शन काइनेटिक्स। Reaction kinetics is basically a branch of chemistry in which we study about rate of a chemical reaction. रेट को हम दूसरे अल्फाज में स्पीड ऑफ अ रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रेट ऑफ अ रिएक्शन चेंज हो सकता है। उन फैक्टर्स को भी रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। रिएक्शन काइनेटिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन आप इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक के अंदर से कर सकते हैं। इन दिस पैराग्राफ ऑफ इंट्रोडक्शन ये रेड लाइंस जो हैं ये रिएक्शन काइनेटिक्स की डेफिनेशन है। Reaction kinetics is a branch of chemistry in which we study about rates of chemical reactions and factors that affect rates of chemical reactions. इसके अलावा रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर मैकेनिज़म्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में भी हम स्टडी कर सकते हैं। मैकेनिज़्म क्या होता है? पाथवे, जिस पाथवे को फॉलो करते हुए कोई रिएक्शन प्रोसीड करता है और कंप्लीट हो जाता है। जब हम कोई रिएक्शन लिखते हैं हम उसको एक सिंगल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट होता है। बहुत से केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो डिफरेंट स्टेप्स के अंदर 2, 3 या 4 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होते हैं। तो जब हम इक्वेशन लिख रहे होते हैं उस टाइम हमें आइडिया नहीं हो रहा होता कि रिएक्शन किस मैकेनिज़्म या किस पाथवे के थ्रू प्रोसीड किया है। तो पाथवे को स्टडी करना असल में मैकेनिज़्म को स्टडी करना है। इसको भी हम रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर स्टडी कर सकते हैं। और बहुत से रिएक्शंस जो हैं वो मल्टी स्टेप्ड रिएक्शंस होते हैं। कुछ रिएक्शंस सिंगल स्टेप्ड हैं, यानी एक ही स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। रिएक्टेंट रिएक्ट एंड दे गिव प्रोडक्ट्स। और बहुत से रिएक्शंस ऐसे भी हैं जो डिफरेंट स्टेप्स के अंदर 2 स्टेप्स, 3 स्टेप्स या 4 स्टेप्स के अंदर, यानी वो मल्टी स्टेप्ड हैं। इतने स्टेप्स के अंदर वो कंप्लीट होते हैं। और उन सारे स्टेप्स में से जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, सबसे स्लो स्टेप, उसको रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन उस स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है, बाकी जो रेट्स होंगे उस पर डिपेंड नहीं करेगी। और जो सिंगल स्टेप जो होता है उसमें क्योंकि वो एक ही स्टेप है तो रेट ऑफ रिएक्शन उसी एक स्टेप पे डिपेंड करता है। डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास फास्ट रिएक्शंस की भी, मॉडरेटली फास्ट और स्लो रिएक्शंस की एग्जांपल है। सबसे पहली एग्जांपल है अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड and it is formed immediately on addition of silver nitrate solution to silver chloride solution. Immediately यानी फास्ट रिएक्शन होगा सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मेशन वाला। सिल्वर क्लोराइड कब बनता है? जब सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बना देगा और सोडियम और नाइट्रेट मिलकर सोडियम नाइट्रेट बना देंगे, NaNO3। ये जो सिल्वर क्लोराइड बनता है इसका कलर वाइट होता है, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। और ये रिएक्शन फास्ट है। जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालते हैं रिएक्शन इमीडिएटली हो जाता है। फास्ट रिएक्शन है, यानी इस रिएक्शन का रेट जो है वो ज़्यादा है। दूसरी एग्जांपल्स हमारे पास हैं मॉडरेट रेट जिन रिएक्शंस का है, जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं है, मॉडरेटली फास्ट रिएक्शंस हैं। तो सम रिएक्शंस प्रोसीड एट अ मॉडरेट रेट। एग्जांपल आ जाती है हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इनका जो रेट होता है वो मॉडरेट होता है, ना ही इनकी स्पीड ज़्यादा होती है ना ही बहुत ज़्यादा स्लो होती है। और तीसरी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है स्लो रिएक्शंस की। इसमें 3 रिएक्शंस की एग्जांपल दी गई है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लग जाना, ये बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन है। केमिकल वेदरिंग ऑफ स्टोन वर्क ऑफ बिल्डिंग्स बाय एसिडिक गैसेज इन दी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर के अंदर एसिडिक गैसेस होती हैं और अक्सर उन एसिडिक गैसेस की वजह से एसिडिक रेन भी होती है और जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके जो स्टोन मटेरियल है वो ख़राब हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाती है उसकी। तो इसको कहते हैं केमिकल वेदरिंग ऑफ स्टोन वर्क ऑफ बिल्डिंग्स बाय एसिडिक गैसेस। ये भी एक स्लो रिएक्शन है, इसका जो रेट है वो स्लो होता है। और थर्ड वाला है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स, ये भी बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन है। तो इस तरह हमने तीन टाइप के रिएक्शन देख लिए हैं जिनके रेट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, फास्ट रेट्स वाले, मॉडरेटली फास्ट रेट्स वाले और बहुत ज़्यादा स्लो रेट ऑफ रिएक्शन जिनका होता है। वो रिएक्शंस की एग्जांपल्स भी हमने देख ली हैं। ये तीनों एग्जांपल्स आपने करनी है। रिएक्शन काइनेटिक्स की डेफिनेशन करें और इन रिएक्शंस की एग्जांपल करें। इस पैराग्राफ के अंदर से आपने ये चीज़ें याद करनी है, डेफिनेशन याद करनी है आपने, और ये तीन जो एग्जांपल्स दी हुई हैं रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये एग्जांपल्स आपने करनी है। अब रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर हम कोई रिएक्शन इकोनॉमिकली फेवरेबल है या नहीं है उसके रेट से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर कोई रिएक्शन उसका रेट ज़्यादा है यानी स्पीड के साथ प्रोसीड करता है तो वो इकोनॉमिकली फेवरेबल होगा। जब इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्रियल लेवल पे कोई कंपाउंड प्रिपेयर करवाते हैं तो जो टाइम कम लेगा, जल्दी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो वो फेवरेबल होगा। और जो स्लो रिएक्शन होगा जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 2-3 दिनों में जो कंप्लीट होता है, तो वो इकोनॉमिकली फेवरेबल नहीं होगा, यानी उस पर हमारी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो इस तरह रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल लेवल पे भी हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं तफसील के साथ। इस ग्राफ के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। पहले हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात कर रहे थे जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाते हैं। ये जो हमारे पास ग्राफ है ये हम ले रहे हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। ग्राफ इज़ प्लॉटेड बिटवीन टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड कंसंट्रेशन ऑन वाई एक्सिस। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ करता जाता है कंसंट्रेशन चेंज होती जाती है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस के केस में रिएक्टेंट ए रिएक्ट करके कम्प्लीटली प्रोडक्ट बी में चेंज हो जाएगा और एक टाइम के बाद रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ज़ीरो होती है और रिएक्टेंट की जो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है वो हम इधर ले रहे हैं। रिएक्शन जब स्टार्ट होगा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होने लग जाएगी और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने लग जाएगी टाइम के साथ साथ। और स्टार्टिंग में रिएक्शन की स्पीड फास्ट होगी, प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही हैं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तेज़ी से डिक्रीज़ कर रही हैं। इसलिए ये जो कर्व हमें मिल रहा है इसकी स्लोप स्टार्टिंग में ज़्यादा है, इसकी स्टीपनेस ज़्यादा है। स्लोप की स्टीपनेस का क्या मतलब है कि अगर एक यूं जा रही है और दूसरी इस तरह से, तो ये वाली जो लाइन है इसकी स्टीपनेस ज़्यादा है, इसकी स्टीपनेस कम हो गई है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स दोनों का जो कर्व है स्टार्टिंग में इसकी स्लोप ज़्यादा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ करता जाता है इसकी जो स्टीपनेस है स्लोप की वो कम होती जाती है। इसी तरह प्रोडक्ट वाले कर्व की भी कम होती जाती है और एक पॉइंट पे आकर वो टेम्परेचर एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। रिएक्टेंट्स वाली भी टेम्परेचर एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और रिएक्शन कंप्लीशन के लिए ये जो रिएक्टेंट्स का कर्व है ये एट द एंड टाइम के साथ, टाइम वाले एक्सिस के साथ स्ट्राइक करता है। जब ये रिएक्टेंट वाला कर्व टाइम एक्सिस के साथ टच कर जाएगा इसका मतलब है रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टाइम के साथ डिक्रीज़ होती जाती है क्योंकि रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो रहे हैं, यूज़ अप हो रहे हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टाइम इंक्रीज़ करने के साथ साथ इंक्रीज़ होती जाती है क्योंकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते जा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ आपने यहाँ पर देखनी है कि स्टार्टिंग में स्पीड ज़्यादा है, स्टार्टिंग में स्लोप इस जो स्टीपनेस है इसकी कर्व की वो ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में स्पीड ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, जब टाइम इंक्रीज़ करता जाएगा तो स्पीड ऑफ रिएक्शन कम होती जाएगी। स्पीड ऑफ रिएक्शन असल में क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन।
और इस पूरे ग्राफ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कहीं पर भी फिक्स नहीं है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ करता जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होता जा रहा है। कंटिन्यूसली रेट इज़ चेंजिंग एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। अगर हम डेफिनेशन करना चाहें रेट ऑफ रिएक्शन की तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट टाइम या पर टाइम टेकन फॉर द चेंज, दैट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज इन कंसंट्रेशन वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में भी हो सकता है, चेंज प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में भी हो सकता है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टाइम, दोनों केसेस में हम इसको रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। और रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद टाइम, टाइम के साथ साथ डिक्रीज करता रहता है। स्टार्टिंग में रेट फास्ट होता है, जैसे जब रिएक्टेंट्स कंज्यूम होने लग जाते हैं तो रेट स्लो हो जाता है। रेट नेवर रिमेन्स यूनिफॉर्म, यानी स्टार्ट से एंड तक वो एक जैसा नहीं रहता बल्कि चेंज होता रहता है ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम पीरियड्स। और इट डिक्रीजेज कंटिन्यूसली टिल दी रिएक्शन सीजेज, जब तक रिएक्शन स्टॉप नहीं होता तब तक रिएक्शन का जो रेट है वो डिक्रीज करता रहता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन पर टाइम। और अगर हम इसके यूनिट्स लेना चाहते हैं तो कंसंट्रेशन का यूनिट मोल्स पर डेसीमीटर क्यूबिक होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूबिक, सेकंड ऊपर जाकर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूबिक पर सेकंड। कंसंट्रेशंस हम लेते हैं जब हम लिक्विड्स और सॉलिड्स की बात करते हैं। गैसियस फेज रिएक्शंस के केस में हम प्रेशर लेते हैं तो उस टाइम हम यूनिट्स भी प्रेशर के यूज़ करेंगे, कंसंट्रेशन के यूनिट्स यूज़ नहीं करेंगे। और अगर हम समराइज़ करें रेट ऑफ रिएक्शन को तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर टाइम इज़ कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। पर यूनिट टाइम कह लें आप, दैट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन।